नमस्कार प्यारे बच्चों। हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 प्रेजेंटेड टू यू बाय रश्मि शर्मा। तो सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे कि ये चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता क्या होता है? अनुवांशिकता होता है कि जो लक्षणों का अध्ययन हम करते हैं उन्हें हम उन गुणों को हम अनुवांशिकता कहते हैं। जो गुण माता पिता से संतति में आते हैं उन गुणों के अध्ययन को हम अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकी होती है, एक साइंस है जो कि किस प्रकार लक्षण जो है वह वंशानुगत होते हैं उसके अध्ययन, उस साइंस को हम अनुवांशिकी कहते हैं। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है और मेंडल ने अपना शोध जो है वह मटर के पौधे पे किया था। मेंडल का एकल संकरण प्रयोग। मेंडल का एकल संकरण प्रयोग का अर्थ है कि एकल संकरण क्या हुआ कि जब एक ही गुण को हम स्टडी करते हैं उसको हम एकल संकरण कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये एकल शुद्ध लंबा पौधा है, और स्मॉल टी है, ये बौना शुद्ध बौना पौधा है। लेकिन ये दोनों गुण हमने लिए हैं पहले शुरू में, और जब ये कैपिटल टी ये अलग हो गए यहाँ पे, और यहाँ स्मॉल टी अलग हो गए, युग्मक बन गए। अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये युग्मक बन गए, और कैपिटल टी जब स्मॉल टी से मिला तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी जब स्मॉल टी से मिला तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी जब स्मॉल टी से मिला तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी जब इस वाले स्मॉल टी से मिला तो ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं कि संकरण या निषेचन के बाद चार पौधे हमारे पास आए F1 पीढ़ी में, और ये चारों पौधे लंबे हैं पर ये अशुद्ध लंबे हैं। मतलब ना, ये ऐसा नहीं है कि इनकी हाइट मीडियम है, पर ये अशुद्ध लंबे हैं। मतलब क्योंकि इसमें एक टी स्मॉल टी भी है, एक कैपिटल टी भी है, ऐसे पौधे को अशुद्ध बोलते हैं। और कैपिटल टी वाला पौधा शुद्ध होगा, स्मॉल टी वाला भी शुद्ध है, पर ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, और ये अशुद्ध लंबा है। तो मेंडल के एकरण संकरण में हम देखेंगे कि जब हमने F1 जनरेशन में हमारे पास आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, हर बार हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी यानी अशुद्ध लंबा पौधा आया था। जब हमने ऐसे अशुद्ध लंबे पौधे को उसी की तरह के एक अशुद्ध लंबे पौधे के साथ इनका संकरण कराया, तो ये देखो, ये कैपिटल टी इधर चला गया, स्मॉल टी इधर चला गया, इधर से स्मॉल टी और कैपिटल टी भी अलग हो गए। अब ये टी जब इस बड़े टी से मिला तो कैपिटल टी बना। जब ये बड़ा टी इस छोटे टी से मिला कैपिटल टी बना। और जब कैपिटल टी स्मॉल टी से मिला तो इस तरह से हमारे पास चार तरह के पौधे आए। एक आया हमारे पास शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक बौना। तो इनका रेशो आप देख सकते हैं, दो रेशो आ रहे हैं। अगर हम लंबे पौधे लें तो 3 लंबे हैं और एक बौना है। अगर हम लें कैपिटल टी स्मॉल टी के हिसाब से और कैपिटल टी के हिसाब से, तो एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक स्मॉल टी है। तो ये हो गया 1:2:1। दो रेशियोज़ हमारे पास आ गई हैं। प्रभावी लक्षण मैंने आपको बताया, एक हमारे पास कैपिटल टी था, उसको हम बोलते थे शुद्ध लंबा। क्यों बोलते थे हम उसको शुद्ध लंबा? क्योंकि जब वह पौधा होता था तो हाइट हमेशा लंबी जाती थी। जब स्मॉल टी था तो हमेशा हाइट स्मॉल ही होती थी। लेकिन क्या एक था हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमें F1 जनरेशन में मिला था। इसमें क्या था कि हाइट मीडियम नहीं थी, हाइट जो थी वह लंबी थी। लेकिन जो टी था कैपिटल टी, क्योंकि कैपिटल टी एक प्रभावी गुण था जिसने स्मॉल टी जो कि अप्रभावी गुण था उसको ये एक तरह से कैप्चर कर लेता है और एक तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ को नष्ट कर देता है। तो मैं आपको इसको इजी वे में समझाती हूँ। जैसे लक्षण जो संकरण के बाद पहली पीढ़ी के विपरीत गुणों के जोड़ों में से दिखाई देते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं।
मतलब जो लक्षण हमें पहली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, जैसे पहली पीढ़ी में हमें हाइट दिखाई दी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी होने के बावजूद भी हाइट थी, जो अशुद्ध लंबा पौधा था वो, तो उस हाइट को हम लंबी हाइट को प्रभावी लक्षण मानेंगे और बॉनी हाइट को हम अप्रभावी लक्षण मानेंगे, क्योंकि पहली जनरेशन में हमें नहीं दिखाई दी थी। उसके बाद है मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग। जो भी चीज़ हम कैपिटल में लिखते हैं वो प्रभावी लक्षण होता है, जो हम स्मॉल में लिखते हैं वह अप्रभावी लक्षण होता है। तो जब हम दो लक्षणों को एक साथ स्टडी करते हैं उसको हम द्विसंकरण प्रयोग कहते हैं। जैसे कि गोल और पीले पौधे को हमने एक स्टडी किया, तो आप देखेंगे कि गोल के लिए है आर आर वाई वाई, और पीले के लिए है, गोल के लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, पीले के लिए है कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये दो को हम इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं, तो ये द्विसंकरण हुआ। झुर्रीदार बीज है स्मॉल आर, हरा बीज है स्मॉल वाई। तो जब ये इन दोनों के बीच में हम संकरण कराते हैं तो क्या रेशियो आता है, 9:3:3:1। और मतलब 9 पौधे ऐसे होंगे जो गोल और पीले होंगे, 3 पौधे ऐसे होंगे जो गोल और हरे होंगे, 3 पौधे ऐसे होंगे जो झुर्रीदार और पीले होंगे, और 1 पौधा ऐसा होगा जो झुर्रीदार और हरा होगा। अब है कि वह जीन जो है वह लक्षणों को कैसे निर्धारित करती है। जीन क्या होता है, जीन जो होता है वह डीएनए पे होता है। डीएनए कहाँ होता है, हमारे कोशिका में होता है। कोशिका कहाँ होती है, हमारी केंद्रक में होती है। और जब जीन क्या बोलते हैं, जीन एक प्रोटीन बनाती है। जीन का कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाना। जैसे लंबी हाइट के लिए जो हमें एक जीन जो है वह डीएनए पे और हमारे केंद्रक में है, जब लंबी हाइट की जीन होगी तो वह उसी का हार्मोन भी बनेगा, उसका प्रोटीन भी बनेगा और उसका एंजाइम भी बनेगा और पौधा लंबा होगा। किंतु यदि बौनेपन की जीन होगी तो वह प्रोटीन नहीं बन पाएगा, लंबाई का प्रोटीन नहीं बन पाएगा, ना एंजाइम होगा ना ही हार्मोन होगा, पौधा छोटा ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका में डीएनए है, डीएनए में जीन है, जीन में प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है यानी प्रोटीन बन रहा है। अगर जीन जो है वह प्रभावी लक्षण यानी कैपिटल टी की है यानी लंबाई की जीन है, तो एंजाइम भी होगा, हार्मोन भी होगा और प्रोटीन भी होगा, तो लंबा पौधा बन जाएगा। लेकिन अगर जीन अप्रभावी लक्षण की है यानी एंजाइम भी नहीं होगा, हार्मोन भी नहीं होगा और पौधा भी बौना बनेगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण के लिए जैसे कि आपने देखा कि औरतों यानी मादा के पास होता है XX और नर के पास होता है XY। तो ये X और Y जो है वह अर्धसूत्री विभाजन के समय X अलग हो गया, Y अलग हो गया, इधर से भी XX अलग हो गया। तो X यदि एक X से मिला तो बन गया फिर से XX, यदि एक X दूसरे X से मिला तो भी बन गया XX, यानी 2 बार नीचे XX बन रहा है यानी मादा बन रही है और 2 बार ही XY बन रहा है यानी नर बन रहा है। मैंने आपको बताया था कि XY जो होता है वह नर के लिए होता है और XX जो होता है वह मादा के लिए होता है, और दोनों बार जो XX भी बन रहा है और YY भी बन रहा है, XY भी बन रहा है और XX भी बन रहा है, तो दोनों तरह के मतलब दोनों तरह के नर और मादा दोनों के होने की बराबर प्रोबेबिलिटी होती है, बराबर चांसेस होते हैं। फिर भी सामाजिक अनभिज्ञता की विडंबना है कि जन्म के समय महिला को ही, मादा के जन्म के समय महिला को ही दोष दिया जाता है। थैंक यू प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।